अनहोनी पार्ट 2। राजा चंद्रनाथ कारावास के अंदर अपने भाग्य को पीट रहा था। वो बार बार खुद को कोस रहा था कि आखिरकार वो अपने राज्य से बाहर क्यों निकला। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं क्यों अपने राज्य की सीमा को पार करके इस अन्यायी राजा के राज्य में आ गया? लेकिन इस राज्य का राजा जितना अन्यायी क्रूर था, उसकी रानी उतनी ही दयालु और नेक दिल की थी। फिर जैसे ही रानी को इस बात की खबर लगी, वो तुरंत राजा के पास गई और महाराज के निर्णय का अनुरोध करने लगी। महाराज, कोई राजा इतना क्रूर और अन्यायी कैसे हो सकता है? रानी साहिबा, तुम कहना क्या चाहती हो? इस बात को साफ साफ बोलो। मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ महाराज। आप उस इंसान को इतना बेरहम दंड कैसे दे सकते हैं? एक पल के लिए आप इस बात को खुद सोच कर देखिए। अगर आपके हाथों को इस कदर काट दिया जाए तो। भूलिए मत रानी साहिबा, हमारे राज्य में चोरी का यही कानून होता है कि चोर के हाथों को कलम कर दिया जाए। हाँ, जबकि इस मामले में ना कोई गवाही पेश करी गई और ना ही कोई सबूत, और ना ही आपने उस अपराधी को अपना पक्ष रखने दिया। आपको अच्छे से मालूम है, ये सुनार तो होते ही इतने झूठे हैं कि खुद के नाखूनों को सोना बनाकर बेच डालें। ये पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हैं और सिर्फ लोगों को धोखा देते हैं। तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो महारानी। वो सुनार पीढ़ियों से हमारे दरबार के लिए काम कर रहा है और तुम्हें राजपाट के मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अपने श्रृंगार और अपने काम से काम रखो। ये हमारा मसला है और हमने इसे हल कर दिया है। महाराज के डांटने पर भी रानी चुप न हुई और वो महाराज का विरोध करने लगी। हमेशा से तो आपने मुझे चुप ही करवाया है, लेकिन आज नहीं महाराज, आप गलत कर रहे हैं। एक राजा का कर्तव्य, उसका धर्म, ये नहीं होता। तुम मुझे मेरे कर्तव्य और धर्म का पाठ मत पढ़ाओ रानी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मेरा धर्म क्या है और मुझे क्या करना है क्या नहीं। अब इस चुप्पी को तोड़ना होगा महाराज। धर्म और कर्तव्य का ज्ञान आपको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों से मैं दरबार में आपका खराब व्यवहार देख रही हूँ। आपके सलाहकार और मंत्री, साथ ही प्रजा आपसे ना खुश हैं और आपसे विद्रोह करने को तैयार हैं। अगर आप इसी रास्ते पर चलते गए तो ज्यादा समय नहीं कि आपका राज्य बर्बाद हो जाएगा और फिर आप सिर्फ हाथ में हाथ धरे देखे रहेंगे। रानी की बातों से राजा का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया, मानो रानी ने आग में घी डालने का काम कर दिया हो। ठीक है रानी साहिबा, अगर तुम्हें उस आदमी से इतनी हमदर्दी है तो तुम्हें भी मैं उसी के पास पहुंचा देता हूँ। फिर रहना सुकून से कारावास में उसके साथ। इतना कहकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को भी उस अपराधी के साथ कैद खाने में डाल दिया जाए। सैनिकों, रानी को उस अपराधी के साथ कैद खाने में डाल दो। इन्हें उस अपराधी से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। महाराज की बात सुनकर सैनिक आश्चर्यचकित हो गए। महारानी को कैद खाने में डालना नहीं चाहते थे, लेकिन राजा के हुक्म ने उन्हें मजबूर कर दिया था और राजा के हुक्म का पालन करना बहुत जरूरी था। तो तुरंत उन लोगों ने रानी को राजा चंद्रनाथ के साथ कैद खाने में कैद कर दिया। और जब चंद्रनाथ ने रानी को कैद खाने में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जब रानी से पूछा कि वो वहां कैसे, तो रानी ने उसे सब कुछ बता दिया, जिसके बाद दोनों ने खूब आपस में बातचीत करी और रानी को चंद्रनाथ से हमदर्दी होने लगी। दोनों ने पूरी रात जाग कर बिता डाली और वहीं कारागार में रानी के कुछ सैनिक वफादार थे और अपने महाराज से बहुत नाखुश थे। अगली रात रानी अपने वफादार सैनिकों की मदद से चंद्रनाथ को लेकर कारागार से फरार हो गई और दोनों एक जंगल में चले गए, जहां वो एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। चंद्रनाथ को कारागार के भीतर बहुत सी यातनाएं दी गई थी, जिनकी वजह से वो बीमार रहने लगा था। लेकिन रानी उसकी देखरेख बहुत अच्छी तरह से कर रही थी, जिस वजह से चंद्रनाथ पूरी तरह से ठीक हो गया और रानी उसे पसंद करने लगी। चंद्रनाथ को भी रानी से प्यार होने लगा और चंद्रनाथ ने भी रानी के प्यार का बदला प्यार से ही दिया। रानी साहिबा, मुझे लगता है कि हमें विवाह कर लेना चाहिए। मुझे आपसे प्यार होने लगा है। और मुझे भी आपसे। इस पल जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करके चंद्रनाथ ने आग जलाई और रानी से विवाह कर लिया। और फिर चंद्रनाथ जंगल से लकड़ियों को काटकर बेचने लगा
और इसी तरह उन लोगों का जीवन निर्वाह हो रहा था। और कुछ महीने बीत जाने के बाद चंद्रनाथ की बीवी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दे दिया। वो दोनों उसके साथ बहुत खुश रहने लगे। जो आनंद चंद्रनाथ को अपनी राजा की गद्दी में नहीं मिला, वो एक जंगल में रानी के साथ आने लगा था। वो लोग बहुत सुकून में थे। रानी, तुमको पाकर ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे भी तुमने बहुत खुशी दी है चंद्रनाथ, जो मुझे कभी वो दुष्ट राजा दे नहीं सका। दोनों को आपस में बहुत प्रेम था। फिर एक दिन चंद्रनाथ की बीवी जंगल में कुछ फलों को तोड़ने के लिए गई हुई थी और चंद्रनाथ अपने बालक के साथ सोया हुआ था। दोनों ही गहरी नींद में थे और रानी अपने बच्चे को चंद्रनाथ की निगरानी में छोड़ गई थी। उस बच्चे की आंखें खुली और वो घुटनों के बल चलते चलते पास ही के कुएं में चला गया और उस कुएं के भीतर गिर गया। तभी चंद्रनाथ की आंखें खुली और उसने अपने बच्चे को अपने पास नहीं पाया तो वो हैरान हो गया। मेरा बच्चा कहाँ गया? हे भगवान, मेरा बच्चा! अपने बच्चे को ना पाकर चंद्रभान पूरा पागल सा हो गया था और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा था कि उसके बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। किसी जानवर ने मेरे बच्चे को खा दिया। अब मैं इसकी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या कहूंगा मैं उसे? शाम के समय में जब चंद्रनाथ की बीवी लौट कर आई, उसे सारी बात का पता चला तो वो जानकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी क्योंकि वो बहुत ही बहादुर स्त्री थी। आप धीरज रखिए, क्या पता हमारी किस्मत में यही लिखा हो। चंद्रनाथ की बीवी ने उसे खूब समझाया, लेकिन चंद्रनाथ को अपने बच्चे को खोने का गम अंदर ही अंदर झंझोड़ने लगा और वो पूरी रात सो नहीं पाया और अपने बच्चे को याद करता रहा। लेकिन ठीक ही हुआ कि वो सोया नहीं। रात के समय में तीसरे पहर पर दो पक्षी उनके दरवाजे के सामने लगे एक पेड़ पर आकर बैठे। दोस्त देखो, दुनिया में कितनी मुश्किल है। जरा देखो, इस आदमी को कितना परेशान लग रहा है। इसको अपना राज्य छोड़ना पड़ा और दूसरे के राज्य में भिखारी की तरह रह रहा है, जहाँ इसे बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से सजा दी गई और अब अपने बेटे को खोने के दुख में परेशान है क्योंकि इसका बेटा कल दोपहर ही कुएं में गिर गया था। ओहो, ये बहुत परेशानी में है। क्या हम इनके लिए कुछ कर नहीं सकते? हाँ, किया जा सकता है। अगर चंद्रनाथ उस कुएं में कूद जाए तो वो अपने बच्चे को बचा सकता है, क्योंकि वो बच्चा अभी तक कुएं में जिंदा है, मरा नहीं। राजा चंद्रनाथ ने उन दोनों पक्षियों की बातें सुन ली और वो बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसे खुशी भी बहुत होने लगी कि उसका बच्चा जीवित है। इस समय राजा चंद्रनाथ ने अपनी बीवी को जगाया और सब कुछ बता दिया जो उसने पक्षियों के मुंह से सुना था। आप देरी मत करिए और तुरंत जाकर उस कुएं में कूद जाइए। मेरे बच्चों को बचा लीजिए। चंद्रनाथ भागकर कुएं के पास गया और उसने तुरंत अपने बच्चों को बचा लिया, जिससे कि वे दोनों बहुत ही खुश हुए। और इस घटना के कुछ दिनों बाद चंद्रनाथ अपने परिवार के साथ जंगल में बैठा हुआ था कि तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते उसे चारों तरफ से कुछ सैनिकों ने घेर लिया। वो डर से कांपने लगा कि दुष्ट राजा ने उन्हें पकड़ने के लिए फिर सैनिकों को भेज दिया है। लेकिन तभी चंद्रनाथ का एक पुराना मंत्री उन सैनिकों की भीड़ से निकलकर आगे आया और चंद्रनाथ को प्रणाम करते हुए कहने लगा, जिसे देखकर चंद्रनाथ बहुत ही खुश हुआ। प्रणाम महाराज, आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया। आप डरिए मत, ये हमारे ही गुप्तचर हैं, जिन्हें मैंने आपको ढूंढने के लिए लगाया हुआ था। महाराज, आप इस तरह क्यों विलुप्त हो गए? आपकी जनता आपको पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। तुम्हें यहाँ पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने राज्य लौट चलूंगा। जिसके बाद चंद्रनाथ अपनी रानी को लेकर राज्य वापस लौट गया और चंद्रनाथ फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया। फिर पहले की तरह ही राज करने लगा और सबसे पहले चंद्रनाथ ने अपनी सेना को लेकर उस राजा के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से चंद्रनाथ की वो हालत हुई थी। और इस युद्ध में चंद्रनाथ जीत गया और शत्रु राजा हार गया। इसके बाद शत्रु राजा चंद्रनाथ से दया की भीख मांगने लगा और शत्रु राजा ने बताया कि ये सब कुछ सुनार की वजह से हुआ
इसके बाद चंद्रनाथ ने उस सुनार को कारावास में डाल दिया और शत्रु राजा को माफ करके छोड़ दिया और फिर सभी राज्यों में शांति और खुशहाली फैल गई। इसके बाद चंद्रनाथ अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रहने लगा। दोस्तों, इस तरह की प्यारी प्यारी, सुंदर और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे एक अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।